जादुई गोबर का गांव। गुरदासपुर गांव में गरीब ग्वालों का परिवार रहा करता था। हर एक परिवार बड़े प्यार से रहा करता था। राधा, ये ले मेवे खा। मेरी गाय ने कल रात बछिया को जन्म दिया है। बहुत बहुत बधाई हो बबीता बहन। हमारे गांव में आज एक और नया मेहमान जुड़ा है। गांव की औरतें साथ मिलकर गोबर के उपले बनाती और ग्वाले गायों को चराते। गांव के हर घर का गुजर बसर गायों का दूध बेचकर होता था। चल चल, अरे गोपी जल्दी से अपनी गाय लेकर आ जा। हाँ आ गया भाई। बबीता बहन घर में हो? अरे राधा, आओ ना। ये लो चावल। कल खेत की फसल कटी थी ना, इस बार गोबर के खाद से खेत में फसल खूब फली थी। भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि हम गुरदासपुर गांव के लोगों का घर इस थोड़ी बहुत खेती और गायों का दूध बेचकर ही तो चलता है। हाँ, मगर हमारे पति जो भी कमाते हैं वो परिवार का पेट पालने में ही खर्च हो जाता है। पैसों की तंगी के कारण आज तक हम गरीब गांव वाले पुरखों के बनाए इस मिट्टी के कच्चे घर में रहने को मजबूर हैं। हाँ, बात तो तू एकदम ठीक बोल रही है राधा। गरीबी के कारण हम या हमारे बच्चे दिवाली दशहरे की खुशियां भी नहीं मना पाते। खैर छोड़, देख दोपहर हो चली है, उपले पात लेते हैं, वरना बिना उपलों के चूल्हा जलाने पर भी आफत हो जाएगी। ये कहकर गरीब औरतें चिलचिलाती धूप और कड़ी गर्मी में गोबर से उपले बनाती हैं। तभी शाम होते सभी ग्वाले घर आकर अपनी गायों को घर के बाहर खूंटे में बांध देते हैं। मगर अचानक पूरे गांव में तेज तूफान उठता है। सभी की गायें जोर जोर से रंभाने लगती है। बा, 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 बा। अजी, तुमने गाय को भूसा खली नहीं दिया था क्या? दिया था बबीता। फिर ये ऐसे गुहार क्यों लगा रही है? अचानक सभी के घर के छत से मिट्टी ढहने लगती है और सभी अपने घरों से निकलकर बाहर आ जाते हैं। अपनी अपनी जान बचाओ, गांव में तूफान उठा है। बबीता जल्दी से बछिया का खूंटा खोल, मैं गायों को खोलता हूँ। सभी अपनी गाय, बछिया और बाल बच्चों के साथ मंदिर में आकर भगवान की दुहाई देते हैं। हे बनवारी गोपाल कृष्ण कन्हैया, हमारे गांव पर दया करो ताकि ये तूफान थम जाए। एक एक करके सभी के घर उनके आंखों के सामने ढह गए। सुबह होने पर तूफान तो थम गया, मगर जमीन के टुकड़े के सिवा कुछ भी नहीं बचा। सरपंच जी, हम सभी गरीबों के सर से छत छिन गई, कुछ भी नहीं बचा है, हमारी मदद कीजिए। मदन, अगर मेरे बस में होता तो मैं जरूर करता। माँ, पिताजी, भूख लगी है। कहाँ सोया है तू भगवान? हम गरीबों के बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं और हम बेबस होकर बस देख रहे हैं। अजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं गाय का थोड़ा सा दूध दूहकर रानी को दे देती हूँ। उस वक्त बबीता गाय के दूध से रानी का पेट भर देती है। 2 दिन गुजर जाते हैं, गाय भी दूध देना बंद कर देती है। हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। तभी गांव में एक घायल गाय आती है। हे भगवान, जाने इस बेजुबान जानवर को इतनी बेरहमी से किसने घायल किया है, हमें इसका इलाज करना होगा। सभी उस गाय के जख्मों का इलाज करते हैं। वो गाय बहुत सारा गोबर देती है, जिसे देखकर गरीब गांव वालों को फिर से अपना गांव बसाने की एक किरण नजर आती है। इस गाय ने हमें कितना सारा गोबर दिया है, अब हम बांस और गोबर से अब अपना घर बनाएंगे। हम सभी बांस के सरकंडे लेने जंगल जा रहे हैं। तब तक तुम सभी औरतें गाय का गोबर इकट्ठा करो। ठीक है जी। गांव की गरीब औरतें उस अनोखी गाय के लिए गोबर के ढेर को इकट्ठा करती हैं। तो वहीं गांव के पुरुष भी जंगल से बांस काट कर ले आते हैं और सभी मिलकर गोबर का घर बनाते हैं। सरपंच जी, हम सभी को एक दूसरे का साथ देना होगा ताकि हमारा गोबर का घर और गांव फिर से बसाया जा सके। इसके बाद कई दिनों के भूखे प्यासे गांव के निवासी भरपूर मेहनत के साथ गोबर घर बनाना शुरू करते हैं। कोई बांस से घर की नींव खड़ी करता है तो कोई फूस की दीवार बनाता है और औरतें भी पूरे घर को गोबर से लिपती हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद सभी गरीबों का गोबर का घर बनकर तैयार हो जाता है। गोबर के घरों के बनने के बाद गुरदासपुर गांव बहुत ही लुभावना और बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है। जिंदगी वहां पर फिर से शुरू हो गई। तभी राधा की बेटी रानी ने कहा, माँ, हमारा गोबर घर गांव कितना सुंदर लग रहा है। इसलिए अब हमें हमेशा अपनी गाय और बछिया का शुक्रगुजार करना होगा रानी। 2 दिन बीत जाते हैं और अगली रात गांव में तेज बारिश होती है, जिससे गांव के निवासियों की नींद उड़ जाती है। अजी, जरा देखो तो,
कैसे सावन भादों की तरह पीट पीट कर बारिश हो रही है। ऐसे तो हमारे गोबर घर का गोबर बारिश की बूंदों से गल जाएगा और फिर से हमारे सर से छत छिन जाएगी। मौसम का ऐसा हाल देख की चिंता मुझे भी अंदर ही अंदर खाए जा रही है बबीता। सारी रात बारिश होती रहती है मगर किसी का भी गोबर का घर नहीं गलता और ना ही ढहता है। सरपंच जी, कल सारी रात बारिश होती रही मगर अचंभे की बात ये है कि हम सभी का गोबर का घर एकदम सूखा है और गांव की जमीन एकदम गीली है। मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा है गोपी कि कहीं वो गाय जो हमारे गांव में आई थी वो कोई जादुई गाय तो नहीं है जिसके असर से हमारा गांव जादुई गोबर का गांव बन गया है। इस बात का पता लगाने के लिए पूरा गांव उस गाय के पास आता है। गौ माता, तुम कहां से आई हो और कौन हो तुम, हमें बताओ जरा। अचानक वो गाय सोने की गाय बन जाती है और कहती है, मैं एक जादुई गाय हूँ और मेरे जादुई गोबर के प्रभाव से ही तुम्हारा गांव जादुई गोबर गांव बन गया है। इसीलिए कोई भी आंधी तूफान तुम्हारे घरों की नींव नहीं हिला सकेगी। बस इस गांव की जमीन खेत खलिहानों में ये गोबर ले जाकर डाल दो, वो जमीन खूब फलेगी और जब भी तुम अपने जादुई गोबर घर के भीतर जाकर कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। मैं सच सच कहती हूँ, तुम अपने गोबर घरों में दाने पानी की घटी आज के बाद फिर कभी ना देखोगे। ये कहकर वो गाय उन्हें ढेर सारा गोबर देकर गांव से गायब हो जाती है। पूरा गांव उस गोबर से गांव की टूटी फूटी सड़कें लीप देता है और साथ ही अपने बंजर खेतों में भी गोबर को खाद के तौर पर डालकर कहते हैं, ए जादुई गोबर, हमारे बंजर सूखे खेतों को उत्तम फसल से इसी वक्त फलवंत कर दो। सरपंच जी के ऐसा कहते ही सालों से बंजर पड़ी जमीनों में भी धान, गेहूं और तरह तरह की फसल लहलहा उठती है। देख देख रानी, उस जादुई गैया ने एकदम ठीक कहा था, हमारा गांव तो सचमुच में जादुई गोबर गांव बन गया। गोपी, बंसी, सरपंच जी, अब हमारा गांव भी खुशहाल गांव होगा। अब हम भी त्योहारों पर अपने बच्चों को पूरी पकवान खिला पाएंगे। अब हमारे बच्चों को किसी भी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर आ जाते हैं और रानी खीर खाने की ख्वाहिश जाहिर करती है। अम्मा, मुझे खीर खानी है, बना दो ना। हाँ रानी बिटिया, आज तेरी माँ तेरे लिए स्वादिष्ट खीर जरूर बनाएगी। अब हमारा गांव जादुई गोबर गांव है, वो हम गरीबों को सब कुछ देगा। ए हमारे जादुई गोबर घर, हमें खीर दो। इसके बाद एक बड़ी ही सुनहरी रोशनी के साथ स्वादिष्ट खीर से भरी हुई बरनी आ जाती है जिसे वो रानी को खाने को देकर बाकी का खीर बबीता के घर देने आती है। बबीता बहन, खीर लाई हूँ, सोनू को खिला देना। मैं भी तुम्हारे घर आ रही थी ये मालपुए देने, गोपी भैया को पसंद है। राधा, जब से हमारा गांव जादुई गोबर गांव बना है हर घर में खुशियां ही खुशियां हैं। बस ये खुशियां ऐसे ही बनी रहे। इस तरह जादुई गोबर गांव के गरीब निवासियों को कड़ा संघर्ष झेलने और दुख देखने के बाद उन्हें अपने हिस्से की खुशियां मिल जाती हैं। आज भी जादुई गोबर गांव का हर घर परिवार गांव में आने वाले भूखे और लाचारों को खाली हाथ नहीं भेजते और साथ ही अपनी गुजरी हुई गरीब जिंदगी को याद करके अपने जादुई गोबर गांव की खुशियों के लिए उस जादुई गाय का शुक्रिया अदा करते हैं जो गुरदासपुर गांव के गरीबों के लिए मददगार बनकर आई थी। दोपहर का समय, अचानक आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। बिजलियों के कड़कने की खौफनाक आवाज और तूफानी बारिश से चारों ओर दर्दनाक मंजर छाया हुआ था। इसी तूफानी बारिश में गरीब कोमल अपनी 5 साल की बेटी रिया के साथ एक पेड़ के नीचे खड़ी बारिश के पानी से कांप रही थी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये बारिश कितनी तेज हो रही है, हम तो पूरे भीग चुके हैं। घबरा मत मेरी बच्ची, देख सामने वो छोटा सा पत्थरों का शेड है, हम कैसे भी करके वहाँ जाते हैं, वहाँ हमें पानी नहीं लगेगा। सड़कों पर बारिश का पानी लबालब भर चुका था। तेज हवा से पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। तभी कोमल रिया को लेकर तेजी से उस पतरे के शेड के पास जाने लगती है। तभी दौड़ते दौड़ते रिया का पैर पानी से भरे गड्ढे में पड़ जाता है और रिया धड़ से गिर जाती है। नीचे गिरते ही रिया के दोनों घुटनों पर चोट लगने से खून निकलने लगता है। माँ, मेरी बच्ची, अरे बाप रे बाप, तेरे पैर से तो खून निकल रहा है। कोमल रिया को अपनी गोद में उठाती है और जैसे तैसे उस पतरे के बने शेड में आती है। रिया दर्द के मारे रोने लगती है। रो मत मेरी बच्ची। कोमल अपनी साड़ी के पल्लू से रिया के पैरों का खून पोंछने लगती है। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है जिसके बाद वो पत्थरों का शेड पूरा टूट कर रिया और कोमल के ऊपर गिर जाता है। तभी एक पतरा सीधे कोमल की पीठ में घुस जाता है। अरे बाप रे माँ! कोमल की पीठ से
चारों कतार खून बहने लगता है। दर्द का ऐसा भयानक मंजर देखकर रिया और कोमल की रूह तक कांप उठती है। जैसे तैसे कोमल अपने आप को और रिया को उस पत्थरों के नीचे से बाहर ले आती है। दोनों माँ बेटी खून में लथपथ सड़क पर खड़े लोगों से मदद की गुहार लगा रहे थे, पर कोई उनकी मदद नहीं करता। तभी ज्यादा खून बहने की वजह से कोमल वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। माँ क्या हुआ आपको? माँ उठिए ना, माँ। रिया और कोमल के शरीर का खून बारिश के पानी में घुलने लगा था। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर रिया पास से जाने वाली गाड़ियों को रोकने लगती है, पर कोई वहाँ रुकने को तैयार नहीं था। अरे कोई तो हमारी मदद करो, कोई तो रुक जाओ, मेरी माँ के शरीर से बहुत खून बह रहा है, भगवान जी हमारी मदद कीजिए। दर्द का ऐसा भयानक मंजर शरीर में रोंगटे खड़े कर रहा था। क्या होगा अब रिया और कोमल का? आखिर ये रिया और कोमल हैं कौन? वो क्यों ऐसे तूफान में अपने घर से बेघर हो गए? आखिर कहाँ है इनका घर? तो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हम चलते हैं इस कहानी के पिछले मोड़ पर। सारंगपुर गांव में कोमल अपने गरीब माता पिता बलराम और सुजाता के साथ एक छोटे से घर में रहती है। कोमल की शादी उसी गांव के एक गरीब रमेश नाम के लड़के से तय हो चुकी थी। 2 दिन बाद ही रमेश और कोमल की शादी थी। कोमल अपने माता पिता के पास घर में बैठी थी, तभी वहाँ कोमल की बचपन की सहेली अनीता आती है। कोमल, तुरंत मेरे साथ चल, हमें तेरी और मेरी दोनों की शादी की शॉपिंग करनी है। अनीता, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम अकेली ही चली जाओ ना। अच्छा, मेरे होते हुए तुझे पैसों की कमी होने लगी? चल, पैसे मैं दे दूंगी। नहीं अनीता बेटा, बचपन से लेकर अब तक तुमने कोमल बिटिया और हमारे लिए कितना कुछ किया है। अब नहीं बिटिया, अब हम तुझे कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। एक जगह बेटी भी कहते हो और दूसरी जगह ऐसी बात कहकर पराया भी बना देते हो। कोमल, 2 दिन बाद तो हम बचपन की सहेलियां हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये बात सुनकर कोमल अनीता के गले लिपट कर खूब रोती है। कोमल और अनीता बचपन की सहेलियां थी। अनीता बहुत ही अमीर परिवार की बिटिया थी, फिर भी वो हमेशा अपनी गरीब सहेली की मदद करती रहती थी। अनीता की भी शादी 2 दिन बाद थी। अनीता का रिश्ता उस गांव के सबसे अमीर परिवार में तय हो चुका था और गरीब कोमल का रिश्ता एक गरीब रमेश नाम के लड़के से तय हो चुका था। देखते ही देखते दोनों सहेलियों की शादी हो जाती है। 2 दिन बाद कोमल अपने गरीब ससुराल में थी। कोमल के ससुराल में उसके सास ससुर दामिनी दर्पण और नंद कविता थी। माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? बहू सब्जी बना दे, और सुन, खाना रसोई में नहीं बाहर चूल्हे पर जाकर बना, घर में गैस बहुत कम है। कोमल बाहर चूल्हे पर आकर खाना बनाने लगती है। थोड़े समय बाद सब खाना खाने बैठते हैं। क्या तीखा तीखा बनाया है तूने मनूस कहीं की, सारे खाने का सत्यानाश कर दिया। भाभी, आपको खाना बनाना भी नहीं आता क्या? इतना बुरा खाना बनाया आपने। आपके माता पिता ने आपको खाना बनाना भी नहीं सिखाया क्या? कैसे सिखाते, खुद खाएंगे तो सिखाएंगे ना। भिखमंगे लोग, गरीब भिखारी कहीं के, अपने घर की टेंशन हमारे घर भेज दिए, ना दहेज दिया ना कोई पैसा दिया। कविता और दामिनी कोमल का बहुत अपमान करते हैं और इसी तरह रोज रोज कोमल पर जुल्म करके उसकी गरीबी का अपमान करते जाते हैं। सवेरे से लेकर रात तक कोमल से घर का सारा काम करवाने के बाद दामिनी और कविता अपने पैर भी कोमल से दबवाते। इधर अनीता अपने अमीर ससुराल में बड़ी शान से अपना जीवन बिता रही थी और इधर गरीब कोमल अपने गरीब ससुराल का हर दिन जुल्म सह रही थी। 5 साल बाद कोमल को एक लड़की थी, रिया। एक दिन रिया दामिनी की 20,000 की टीवी खेलते खेलते फेंक देती है, जिसके बाद टीवी नीचे गिरकर टूट जाती है। ये देखकर दामिनी और कविता रिया को खूब मारने लगते हैं। नहीं दादी माँ, मुझे मत मारिए। मनूस की औलाद, इतना महंगा टीवी फोड़ दी तूने, आज तो मैं तुझे जान से ही मार दूंगी। नहीं माँ जी, मेरी बच्ची को मत मारिए, उसे माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मेरी बच्ची को माफ कर दीजिए। इतनी मेहनत से पाई जमा करके हम इतनी महंगी टीवी खरीदे थे और इस मनूस रिया ने उसे एक ही झटके में तोड़ दिया। माँ, निकाल दो इन दोनों माँ बेटियों को घर से। उसके बाद दामिनी और कविता कोमल और रिया को बेरहमी से पीट पीट कर धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। बाहर तेज तूफान बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली जोरों की कड़क रही थी। चारों ओर तूफानी खौफनाक बारिश का मंजर था। उसी तूफानी बारिश में कोमल और रिया सड़कों पर इधर से उधर भटकने लगते हैं और आखिरकार एक पतरे के शेड में जाकर दोनों माँ बेटी के ऊपर वो पतरा गिर जाता है, जिसके बाद कोमल की पीठ में वो पतरा घुस जाता है, जिसके बाद कोमल वहीं बेहोश हो जाती है। तभी कोमल की बचपन की सहेली अनीता अपनी कार में सवार रिया को सड़क पर जख्मी हालत में देखकर अपनी कार रोक देती है और रिया के पास आती है। रिया, तुम यहाँ? मौसी, आप देखिए ना, मेरी माँ सड़क पर कैसे बेहोश पड़ी है, उसके शरीर से देखिए ना कितना खून निकल रहा है। अनीता रिया के साथ कोमल के पास आती है। अरे बाप रे, कोमल क्या हुआ तुम्हें? अनीता जैसे तैसे कोमल और रिया को अपनी कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले आती है, जहाँ जैसे तैसे कोमल का इलाज हो जाता है और अनीता कोमल रिया को अपने बड़े से घर में ले आती है। कोमल, ये सब कैसे हुआ तुम्हारे साथ? तुम तो अपने ससुराल में थी ना, फिर तुम्हारी हालत ऐसे कैसे?
तभी कोमल रोते रोते अनीता को सारी बात विस्तार से बताती है, जिसे सुनकर अनीता की भी आंखें भर आती हैं। क्या इतना सब हुआ तुम्हारे साथ? तुम चिंता मत करो कोमल, मैं हूं ना तुम्हारी सहेली, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं अनीता, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं और रिया कहीं और जाकर अपना ठिकाना ढूंढ लेंगे। कोमल, तुम रिया को लेकर कहाँ जाओगी? अब तो तुम्हारे माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हें एक घर दिला देती हूँ और एक कंपनी में नौकरी भी दिला देती हूँ, ताकि तुम आराम से अपनी बेटी के साथ अपना जीवन बसर कर सको। ये सुनकर कोमल अनीता के गले लिपटकर खूब रोने लगती है और उसके बाद अनीता कोमल को एक घर और एक कंपनी में नौकरी दिला देती है, जिसके बाद कोमल रिया के साथ एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगती है।